नमस्कार। आज का ये वीडियो जो है वो बीए सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फिफ्थ के लिए है। जेएनयू जोधपुर ने अपने जो सेमेस्टर मेन एग्ज़ाम्स है उसका जो टाइम टेबल है वो घोषित कर दिया है और उस हिसाब से आपने अपना टाइम टेबल देख लिया होगा कि हिस्ट्री का आपका पेपर किस दिन है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें आप, समय और दिन का। अब सबसे जो मेन बात है कि कई बार स्टूडेंट्स जो ये शिकायत करते हैं या उनकी क्वेरी होती है कि सर हम पेपर तो हमारा बहुत ही अच्छा हुआ था, लेकिन जो हमने अपेक्षा की थी नंबरों की वो नंबर नहीं आए, क्या कारण हो सकता है? तो देखो वैसे तो हम जो लिखते हैं उस हिसाब से मार्किंग होती है, लेकिन कुछ एक ऐसी बातें हैं अगर हम उसको ध्यान रखें, तो हम अपने परीक्षा परिणाम को और बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि बीए के लिए है विशेष रूप से बीए, सेम, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। ये जो 3 सेमेस्टर है और इसमें हिस्ट्री का जो पेपर है, तो आप जब मेन एग्ज़ाम के अंदर बैठो एग्ज़ाम देने के लिए हॉल के अंदर, कमरे के अंदर, तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है और आप किस तरह से पेपर को लिखें, आंसर उसका लिखें, ताकि आप जो अपना जो रिज़ल्ट है उसको और बेहतर कर सकें। तो उसके लिए कुछ एक बातों का अगर आप ध्यान रखें या वो जो एक टेक्निक्स है उसको अगर आप फ़ॉलो करें, तो निस्संदेह आपके जो है बहुत ही अच्छे नंबर आएँगे। तो इसमें आप सभी को ध्यान होगा कि आपका जो पेपर है, पेपर का जो पैटर्न है वो आपका एक होता है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी, ये। टोटल आपका जो रिटन पेपर तो होता है 80 नंबर का और 20 नंबर जो है आपके वो इंटरनल कॉलेज से, यानी 20 नंबर में से मार्किंग इंटरनल मार्किंग होती है जो कॉलेज से जाते हैं और 80 नंबर का यानी 80 नंबर का आपका जो है वो रिटन का पेपर होता है। ये दोनों मिला करके जो है आपके 100 नंबर का पेपर है। इसमें पार्ट ए जो है वो आपके 20 नंबर का और पार्ट बी जो है वो आपके 60 नंबर का। पार्ट ए के अंदर आपके 10 क्वेश्चन आएँगे और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से आपके ये 20 नंबर है। पार्ट बी के अंदर आपके 5 क्वेश्चन हैं और 12 नंबर का 1 क्वेश्चन है और ये आपके 60 नंबर। तो दोनों को मिला कर के आपके ये 80 नंबर हो गए। अब जो हमें ध्यान रखना है एक और बात है कि पार्ट ए के अंदर जो हमारी वर्ड लिमिट है, वो आपके 30 से 50 है। 30 से 50 शब्दों में आप इसका आंसर देना है और आपके जो पार्ट बी है, ये 500 से 550, ठीक है? तो 30 से 50 जो है वो आपका पार्ट ए के अंदर है, वर्ड लिमिट उसकी और 500 से 550 जो है वो आपके पार्ट बी के अंदर है, जो बड़े यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब आंसर लिखने की जो शैली है, जो टेक्निक है, वो कैसी होनी चाहिए ताकि आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले? मैं लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उनकी बात करूँगा और जो पार्ट बी के अंदर है आपके, पार्ट बी विशेष रूप से और 500 से 550 शब्दों के अंदर, ये शब्द लिमिट है इसकी। 500 से 550 का मतलब होता है कि 4.5 पेज से लेकर के 5.5 पेज या 6 पेज तक भी अगर आप लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 5 पेज जो है आपका जो आपके आंसर इसमें होने चाहिए, 5 पेजेज़ के अंदर इसका आंसर होना चाहिए। तो आपका जो आंसर है वो पर्याप्त माना जाता है। ध्यान रखें केवल पेज ही हमें नहीं भरने हैं, हमें प्रॉपर उसका आंसर देना है। तो मैं जो मूल बात आपको बताने जा रहा हूँ, वो क्या है आप उसका ध्यान रखें कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है पार्ट बी के अंदर, आप मैं आपको कुछ एक स्टेजेज़ बता रहा हूँ और उसका अगर आप उसको फ़ॉलो करेंगे, तो नो डाउट आपका जो है वो फ़ायदा ही होगा उसमें। देखो हिस्ट्री के अंदर
जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे आपके क्वेश्चन आया पेपर के अंदर, जैसे अशोक के धम्म का या धम्म की समीक्षा कीजिए, ठीक है? अशोक के धम्म की आपको क्या समीक्षा करनी है। तो ये जैसे आंसर आया आपका या क्वेश्चन आया, सॉरी। अब आपको इसका जो आंसर है वो कैसे देना है? क्वेश्चन है अशोक के धम्म की समीक्षा कीजिए। ये भी हो सकता है कि अशोक के धम्म की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए या आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। कोई भी हो सकता है, आपके मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो उसका जो अब ये जैसे क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है और को 500 शब्दों में आपको 550 शब्दों में आपको उसको लिखना है। तो आप इसकी शुरुआत कैसे करोगे? इसको लिखने का जो अ, टेक्निक क्या रहेगी आपकी? सबसे पहले आप अशोक के धम्म से रिलेटेड किसी विद्वान का कोई कोटेशन है या कथन है, उसको लिखोगे। तो जैसे रोमिला थापर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो पहला क्या होगा? कथन, कथन, कथन लिखना है आपको। अब कथन में जैसे आपने जो राइटर है, उस राइटर में का नाम दिया आप, जैसे रोमिला थापर। रोमिला थापर ने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पर बहुत अच्छा काम किया है। तो रोमिला थापर का आपने कि रोमिला थापर के शब्दों में और फिर अशोक के धम्म के ऊपर उनका जो कमेंट है या उनके जो शब्द है वो आपको लिखने हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। पूरा वाक्य लिखा आपने। उसके बाद में आपको क्या करना है कि लिखने के बाद में आपने जैसे रोमिला थापर के शब्दों में लिख लिया, उसके बाद में आपको ये जैसे कि ये आपका वाक्य पूरा हो गया और नीचे वापस लिख लिया आपने रोमिला थापर और फिर उनकी बुक का नाम। तो आंसर की जो शुरुआत है आंसर की स्टार्टिंग जो है आपको कोटेशन से करनी है, कथन से करनी है। कोटेशन हो गया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उनके शब्दों में, और फिर रोमिला थापर का वापस नाम आ गया, जो भी राइटर है। मतलब मैं तो ऐसे केवल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरह से आपको ये जो कथन, स्टार्टिंग आपको कथन से करनी है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है? तो फर्स्ट आपका हो गया कथन। अब जो आपका जो सेकंड है, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में आप क्या करोगे? जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत। देखो इतिहास के अंदर कोई भी आप आंसर देते हो किसी भी क्वेश्चन का, तो उसमें बगैर स्रोतों के वो जो आंसर है वो सही नहीं माना जाता है। हिस्ट्री बगैर इतिहास के बगैर स्रोतों के लिखी भी नहीं जाती है। तो जिन स्रोतों के आधार पर इतिहास लिखा जाता है उनका हमें जो उल्लेख है वो अपने आंसर में करना है। तो जैसे अशोक का धम्म है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अशोक के धम्म से रिलेटेड ये विद्वानों ने जो अशोक के धम्म के ऊपर लिखा है, तो उसके लिए उन्होंने किन किन सोर्सेज का या किन किन स्रोतों का उपयोग किया है, वो आपको यहाँ पर करना है। तो कम से कम 1 से 5 या 4 सोर्सेज अगर आप लिख लोगे, भले वो अशोक के स्तंभ लेख है, शिलालेख है, अभिलेख हैं, वो किसी फॉरेन राइटर की कोई बुक है या इंडियन कोई राइटिंग है, किसी विद्वान की जो किताब है, यानी जिन्होंने अशोक के धम्म के ऊपर काम किया हो, तो वो 3, 4, 4, 5 जो है वो आप सोर्सेज उनका आप यहाँ उल्लेख कर दो, लिख लो। केवल आपको डिटेल नहीं देनी है, केवल लिखनी है। अब जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर में आपका जो है वो अब वापस आपका जो है वो मेन जो आपका आंसर है, सॉरी, थर्ड में आप एक काम और कर सकते हैं कि अब आप लिखिए उसकी भूमिका या प्रस्तावना। जो आंसर आप देने जा रहे हो अशोक के धम्म के ऊपर, तो कम से कम आधे एक पेज के अंदर आप क्या करें कि उसकी जो समीक्षा है, सॉरी, उसकी जो प्रस्तावना है या भूमिका है, वो आपको लिखनी है। चौथा पॉइंट जो होगा आपका, फोर्थ, अब आपका जो है वो मेन आंसर आएगा। ध्यान रखें, अब आपको मेन आंसर लिखना है।
यानी जो आपसे पूछा गया है, अब उसकी शुरुआत अब होगी। मेन आंसर अब आपको लिखना है। देखो, सबसे पहले कोटेशन, उसके बाद में जानकारी के स्रोत, उसके बाद में भूमिका और उसके बाद में आपके उसका मेन आंसर है। जो आपसे पूछा गया उसका आंसर आपको अब देना है। इसमें सारे फैक्ट्स आपको डालने हैं। अगर कोई विद्वानों ने कोई बात कही है या उनके शब्द है, कोटेशन है, कथन है, तो वो भी आपको इसमें लिखने हैं। तो यहाँ पर भी कोशिश करें कि कोई कथन जो है वो आप लिखें। एक कोटेशन यहाँ आ जाएगा और एक कोटेशन यहाँ आ जाएगा। अब आ जाएगा 5वां नंबर। 5वें नंबर पे भी आपको क्या करना है, वापस वही लास्ट में अब आएगी आपकी समीक्षा। समीक्षा 5वें नंबर पे आपको क्या करना है, समीक्षा लिखनी है। ध्यान रखिए, कथन, जानकारी के स्रोत, भूमिका, मेन आंसर, समीक्षा। समीक्षा में आपको क्या लिखना है कि आपने अशोक के धम्म के बारे में जो बताया उसको समराइज करके लास्ट में लिखना है। उसके समालोचना जिसको हम कहते हैं, पक्ष और विपक्ष को बताते हुए, और लास्ट में यहाँ पर भी किसी महान विद्वान का कथन आपको डालना है, कोटेशन डालना है, उनकी किताब का नाम डालना है। तो ये मोटे मोटे जो है आपके जो आपकी जो बातें हैं आपकी मुख्य मुख्य बातें, अगर आप इनका ध्यान रखोगे वहाँ एग्ज़ाम के अंदर, कोटेशन, जानकारी के स्रोत, भूमिका, मेन आंसर, समीक्षा, तो कम से कम इसमें 3 कोटेशन आ रहे हैं। स्टार्टिंग में आ रहा है, एक यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, ये कम से कम कह रहा हूँ। 4-5 भी हो जाएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप इसको आंसर आपको लिखना है। अब आपको और क्या अच्छा ध्यान रखना है इसमें, ध्यान रखने वाली जो बात है कि अब जो भी आंसर आप लिख रहे हो, एक तो आप लिखे कि आंसर विथ फैक्ट। आंसर विथ फैक्ट यानी आंसर के अंदर आपको तथ्यों का समावेश करना है। हवा हवाई बातें हमें नहीं करनी है। हिस्ट्री के अंदर अगर आप तथ्य रहित कोई आंसर देते हो तो वो आंसर अधूरा माना जाता है। तो आंसर हमेशा आप तथ्यों के साथ दीजिए, यानी अशोक के धम्म से रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो आपको इसमें बताना है। एक और मेन बात, आप जैसे कि ये आपने पूरा पेपर कर दिया, तो इसमें जनरली क्या होता है कि हम जैसे कि 5 क्वेश्चन का 1, 2, 3, 4 और 5 ये हम, और हमने ये बड़े वाले क्वेश्चन, मैं लॉन्ग आंसर की बात कर रहा हूँ। उसमें क्या करना है आपको कि जैसे ये आपने 5 पेज में दिया है, तो दूसरा भी कम से कम आप 4.5 पेज तो कम से कम होने चाहिए, ये बाकी वाले, या 4 पेज तो कम से कम हो। नहीं तो जनरली क्या करते हैं कि कई स्टूडेंट जैसे कि उनको जो क्वेश्चन अच्छी तरह से आ रहा है उसके अंदर उन्होंने 10 पेज भर दिए और बाकी में 1.5, 2, आधा और इसमें ऐसे निपटा रहे, तो आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। यानी जो आंसर का जो बैलेंस है आपका 1 से लेकर 5 जो क्वेश्चन है 1 to 5th, वो अ, बराबर होना चाहिए। अगर ये 5 पेज का है तो ये कम से कम 4.5 पेज, 4 पेज, इस तरह से आपके आंसर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बहुत अच्छी तरह से आप किसी क्वेश्चन के बारे में जानते हो, उसका उत्तर आपको मालूम है, तो उसके तो आपने 10 पेज भर दिए, ज़्यादा भर दिए, उससे कोई ज़्यादा नंबर आपके आने वाले नहीं हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखें कि संतुलन बना रखें। जो आंसर है उसको क्या हमें राइटिंग में संतुलन रखना है। अब एक और बात है, राइटिंग हमारी व्यवस्थित हो, अच्छी हो, यानी हमें सिर्फ राइटिंग पे ध्यान ही देना, लेकिन ऐसी ज़रूर हो कि एग्जामिनर जो है, कॉपी जांच करने वाला जो है, उसको आराम से पढ़ पाए, तो आप उसका भी ध्यान रखें। एक और मेन बात कि हमें हाइलाइटर का उपयोग करना है। हाइलाइटर अलग अलग कलर्स में मिलते हैं, जैसे आपके जो है ऐसा कलर भी हो सकता है, आपके ऐसा कलर भी हो सकता है, या आपके ऐसा कलर भी हो सकता है, या आपके ये जो है आपका ऐसा कलर भी हो सकता है। तो ये अलग अलग कलर्स में आते हैं, तो आप किसी भी एक कलर का जो है हाइलाइटर ले आओ और आप उसका उपयोग आपको करना है। हाइलाइटर का उपयोग आपको कोटेशन को कोट करने में, जो आपने फैक्ट लिखे हैं उनको हाईलाइट करने में, और जो हेडिंग आपने डाल रखी है उसको हाईलाइट करने में आपको करना है। तो ये मुख्य मुख्य बातें हो गई।
अब एक और बात ध्यान रखें कि अभी आपके पास में जो भी सोर्सेज़ हैं, जो भी आपके पास मैटर है, भले वो आपके पास में बुक हो या आपके पास में नोट्स हो, जो भी है आपके पास में, उसी को पढ़ना है। ध्यान रखें, बुक अगर आप कोई पढ़ रहे हो, तो इसी को पढ़ना है, बार-बार पढ़ना है। अगर आप नोट्स से पढ़ाई कर रहे हो, तो नोट्स को भी उन्हीं ये जो नोट्स है, उन्हीं का उपयोग आपको बार-बार करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि एक दिन आपने नोट्स पढ़े, दूसरे दिन आप बुक्स पढ़ रहे हो और फिर कोई वीडियो उठा के देख लिया, तो ऐसे करते। तो इससे क्या है, आपका जो आंसर है, क्योंकि सब में अलग-अलग होता है। नोट्स के अंदर आपने जैसे थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज होती है, थोड़े बहुत फैक्ट्स आपके हो सकते हैं कि अलग हो जाए, किसी बुक में अलग थोड़ा देर ढंग से दे रखा है और वीडियो देख रहे हो तो उसमें अलग तरह से बताया गया हो, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें और एक और बात कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठो, जब आप एंटर करते हो, 15 मिनट पहले आपकी एंट्री होती है और उसके बाद में जब पेपर देने का टाइम आता है, तो आपको जो पेपर बाँट दिए जाते हैं विक्षक के द्वारा, तो आपको अच्छी तरह से उस पेपर को पहले शांत चित्त से आपको देखना है। कम से कम 2 बार, फर्स्ट टू लास्ट, पहले क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक आपको ये पेपर देखना है और देखने के बाद सबसे पहले आपको उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जिनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो। फिर बाद में आप जो डाउटफुल है या जिसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको है या कम जानकारी है, उनके आपको आंसर देने हैं। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखोगे, तो नो डाउट आपके जो है नंबर अच्छे ही आएँगे। और एक और बात है कि आप कम से कम 10 से 15 मिनट जो है बचा के रखो लास्ट में और इससे क्या होगा कि लास्ट में आप एक बार वापस उसको सरसरी दृष्टि में अपनी पूरी कॉपी को आप देख लो कि कोई क्वेश्चन आपका छूटा तो नहीं है आंसर देने के लिए। तो ये 10 से 15 मिनट समय पर्याप्त है आपके पास में और उसमें आप जो 10 से 15 मिनट का जो समय आपको बचाना है, वो इस तरह से अगर आप बात ध्यान रखोगे, इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे, तो नो डाउट आपके बहुत ही अच्छे नंबर आपके आएँगे। टाइम टेबल घोषित है, आपको ध्यान होगा आपका हिस्ट्री का पेपर कब है। एक और बात, ये जो बातें मैंने आपको बताई है, ये केवल हिस्ट्री वालों के लिए नहीं है, केवल सिर्फ हिस्ट्री में उपयोग, अन्य सब्जेक्ट आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर, हिंदी के अंदर या समाजशास्त्र के अंदर, जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर भी आप इसका उपयोग ले सकते हो। नो डाउट आपको इसका बेनिफिट ही मिलेगा। तो आपको एग्ज़ाम की अग्रिम शुभकामनाएँ और आपका बहुत अच्छा पेपर हो, आप अगले सेमेस्टर के लिए एलिजिबल हो। थैंक यू।